Hello students and welcome to one of the most interesting and most important topic of physics, that is vectors. बच्चों वेक्टर्स जो है ना ये फिजिक्स का बेस है, ठीक है. इट्स लाइक अ पिलर टू द बिल्डिंग ऑफ फिजिक्स. तो यार इस पे हम लोग को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. और ये अच्छा हो गया तो यार तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और मैकेनिक्स यूँ निकल जाएगा, ठीक है. तो सर बात करते हैं वेक्टर्स होता क्या है, राइट. वेक्टर्स होता क्या और उसका नीड क्या पड़ा था. तो बच्चों इन सबको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटीज़ को. एंड स्केलर क्वांटिटीज़ को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को, ठीक है. किसे समझेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़. सर ये क्या चीज़ है फिजिकल क्वांटिटीज़? सर फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि जो भी एनीथिंग दैट कैन बी मेजर, जो भी चीज़ें तुम नाप सकते हो या तोल सकते हो, जो भी चीज़ें मेजर हो रही है किसी भी टर्म्स में, दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैं तुमसे कहूँ कि 5 लीटर्स ऑफ वाटर, तो ये क्या एक फिजिकल क्वांटिटी. एक हम लोग स्पेसिफाइड अमाउंट की बात करें, दैट इज़ 5 लीटर्स, राइट. अब देखो एक बात हमने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी फिजिकल वर्ल्ड में, जिन्होंने अटेंड किया तो उनको पता है मैथ जो है, मैथ को सिग्निफिकेंस देने वाला उसके साथ एक सब्जेक्ट चाहिए तुम्हें, ठीक है. मैथ अलोन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ऑल्दो मैथ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सब्जेक्ट, बट वो अकेला जब होता है ना तो उसका कोई लाइफ का मीनिंग नहीं है उसका, ठीक है. उसको मीनिंग देते हैं दूसरे सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अभी फिजिक्स के साथ मिल करके वो फिजिकल वर्ल्ड दे रहा हमें, यानी कि हम लोग को मैथ्स का जो सिग्निफिकेंस मिल रहा अभी वो फिजिक्स से मिल रहा फिलहाल के लिए, ठीक है. तो जैसे अगर मैं तुमसे सिर्फ बोलूँ कि 5, तो तुम बोलोगे सर 5 क्या, कुछ नहीं. लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ 5 लीटर्स ऑफ वाटर, तो तुम बोलेगे अच्छा सर पानी का 5 लीटर पानी जमा है कहीं पर, ठीक है. दिस इज हाउ मैथ इज गिवन सिग्निफिकेंस बाय फिजिक्स एंड दैट हैपेंस विद द मैजिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है. फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है बेसिकली, अपने साथ साथ मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट कैरी करता है, ठीक है. एंड फिजिकल क्वांटिटी का जब ये तुम दो इन्फॉर्मेशन कैरी करके आगे बढ़ते हो, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज में और भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है. इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह करके, अगर तुम जब सीनियर हो जाओगे, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम रिसर्च फील्ड में जाओगे, तो वहां पढ़ेंगे हम लोग टेंसर्स, ठीक है. टेंसर का पार्ट होता है स्केलर, वेक्टर, स्ट्रेस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो फिलहाल टेंसर वर्ड अगर आए भी सामने तो भूल जाना, तुम्हारे कोई यूज का नहीं है. हम लोग अभी इतना समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट है, ठीक है. तो ये दो तरीके इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक यूनिट. जब ये दो इन्फॉर्मेशन कैरी करके आगे चलता है तो इसी को हम लोग नाम देते हैं बच्चे स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है. दिस इज योर स्केलर क्वांटिटीज. सो स्केलर क्वांटिटीज में क्या हो गया, जैसे कि अभी एक एग्जांपल दिया तुम्हें 5 लीटर्स ऑफ वाटर, मैं बोलूँ 5 किलो चीनी का, 5 kgs ऑफ चीनी, राइट. उसके अलावा जैसे मैं तुमसे बात करूँ कि मान लो एक आदमी है जिसका वेट है 60 kg, ठीक है, और वो अपने ऊपर लगा करके घूम रहा, वेट लिफ्टिंग कर रहा है यार, ये समझ लो, ठीक है. 40 kg का वेट उठाया हुआ आदमी, 60 kg का, नीचे लगा हुआ वेट नापने वाला मशीन, ठीक है. तो कितना रीड करेगा बच्चा, 60 + 40, वेरी सिंपल. क्या 60 + 40 क्या, kg, ठीक है. दिस इज ए मास रीड करेगा वो. तो ये क्या इन्फॉर्मेशन लेकर चल रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक यूनिट, ठीक है. ये हो गया स्केलर क्वांटिटीज. अब हम लोग समझते हैं सर वेक्टर्स क्या, ठीक है. नाउ दैट वी नो कि स्केलर क्या है, अब हम लोग समझेंगे वेक्टर्स क्या. वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी जो एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ रहा, ठीक है. स्केलर क्वांटिटी से एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ रहा है एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज डायरेक्शन, ठीक है. तो वेक्टर्स बेसिकली क्या बच्चों, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैरीज मैग्नीट्यूड, यूनिट and direction. Now direction is one of the most important characteristic of vector. देखो विदाउट डायरेक्शन वेक्टर नहीं है. वेक्टर को उसकी मीनिंग देने वाला डायरेक्शन है. डायरेक्शन मतलब सर किस दिशा में, किस जगह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है. दिशा पता नहीं, ठीक है, दिशा पता होना जरूरी है यहाँ पर. तो जैसे आगे चल रहे हो तुम, ऊपर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स बताते हैं हम लोग. कभी बोलते हैं कोई रास्ता पूछ ले सर आगे जाके लेफ्ट मुड़ जाओ, ठीक है. जैसे तुमसे पूछ ले, तुम मान लो तुम है ना पुलिस हो, चोर भाग रहा, ठीक है. एक पॉइंट आया जहां पर 4 रास्ते थे. अभी चोर इधर से निकला, तुम पीछे पीछे पुलिस वाली घटिया गाड़ी में जा रहे हो, चोर भाग रहा धूम वाली बाइक में. अभी ये यहाँ से गायब हो गया, गायब तुम्हारी नजरों से हुआ, लेकिन इसको किसी ने देख लिया, बोला कि सर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे भागा चोर, ठीक है. अब तुम यहां पर तुम्हारा स्टेप क्या होगा बताओ, तुम जब यहां पहुंचोगे तुम क्या करोगे, तुम 100 मीटर के हर जगह भागने लग जाओगे. यहां 100 मीटर, फिर यहां 100 मीटर, यहां से उतने देर में तो भाग जाएगा वो, ठीक है. बोले यहां से 100 मीटर में छिपा हुआ है, कोई बोल दिया, तुमको इन्फॉर्मेशन दे दी, तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन होगा कि सर वो किस डायरेक्शन में भागा 100, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100. तो तुमसे वो क्या पूछा, तुमने बेसिकली उससे क्या पूछा, डायरेक्शन. तो यार डायरेक्शन का बहुत मायना है,
नॉट जस्ट इन चोर पुलिस बट लाइफ में हर चीज़ में, तुम्हारे लाइफ में भी डायरेक्शन का बहुत मायना और फिजिक्स में भी डायरेक्शन का बहुत मायना है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक जो कैरी करता है दैट इज योर वेक्टर। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज, ठीक है, फ्रिक्शन, फोर्स, एक्सिलरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। स्केलर के एग्जाम्पल क्या क्या होगा बच्चा? मास अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो जो 5 लीटर बोल रहे 5 लीटर पर सेकेंड जा रहा है, ठीक है। डिस्चार्ज बोल दो उसको, डिस्चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर कह लो, तो टेम्परेचर का, ठीक है, इन सब का ये सब क्वांटिटीज कैसे हो गए? स्केलर। बात करते सर इसकी क्या एग्जांपल्स हो गए? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, देखो इसका डिस्टेंस है और इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये सब हम लोग अभी आगे समझेंगे क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, फोर्स मान लो, ये सब क्या हो गए? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझ लिया कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटीज वो है जो मैग्नीट्यूड यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन कैरी करता है। अब एक बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज कि सर क्या हर वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है, क्या हर वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर है? मैंने ऐसा कहीं बोला क्या कि हर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन वेक्टर? नहीं। तो अपने मन से ज्यूम नहीं करने का, जो चीज बोला जाएगा उसी को समझने का। तो सर हमने सिर्फ इतना कहा कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक के साथ आगे बढ़ती है, यानी कि ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक उसके पास होते हैं। ये नहीं बोला कि ये हैं तो वो वेक्टर होगा, ठीक है, समझना, डिफरेंस समझना। तो इसका मतलब सर ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 कैरेक्टरिस्टिक कोई क्वांटिटी ले करके घूम रहा हो लेकिन वेक्टर नहीं हो। हाँ सर हो सकता। कैसे पता करेंगे फिर वेक्टर है कि नहीं है? वो हमें बताएगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ये सब पढ़ना भी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ये हमको बताता है। इसको वेक्टर्स को ऐड करने का एक अपना तरीका होता है, ठीक है, वो अलजेब्रिकली ऐड नहीं होता। जैसे मास वास क्या था, तुमने यहाँ जोड़ दिया 60 + 40, लेकिन वेक्टर को इतना डायरेक्ट हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट या कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके साथ जो ऑपरेशंस होंगे मैथमेटिकल, उसका एक पर्टिकुलर लॉ होगा, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। तो ये तो होगी बच्चों एक बेसिक ओवरव्यू, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर कहाँ से आया और क्या नीड था उसका, ठीक है। ये उसका नीड और उसका लाइक ओरिजिन क्या है और स्केलर का क्या कहानी, ठीक है। ये सब हो गया हमारा बेसिक्स। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करना चाहते हो इसके बाद कुछ लिख लेते हैं, इन चीज़ों को नोट्स लिख लेते हैं ताकि थोड़ा याद रह जाए, ठीक है। कॉपी करो इसे जल्दी से, ठीक है। तो अभी तक हमने जो जो बातें देखी थी बोर्ड पे उसको हम लोग नोट्स में प्रॉपर लैंग्वेज में लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और हमें याद भी रहेगा। बात करते हैं स्केलर की। स्केलर क्या हो गया बच्चा? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल quantities which carry magnitude as a piece of information, ठीक है, as a piece of information। एग्जाम्पल क्या होगा? मास, टेम्परेचर, ठीक है, डिस्चार्ज। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अच्छा, इसके बारे में एक और बात हमने कही जब वेक्टर बता रहे थे तब, सर वेक्टर्स को हम लोग डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसका एक लॉ है, लेकिन स्केलर को हम लोग सर डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट यानी कि फॉलोज नॉर्मल मेथड ऑफ, नॉर्मल नहीं बोल करके बोलते हैं अलजेब्रिक, ज़्यादा बेटर काम, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड ऑफ एडिशन, ठीक। अच्छा, इसके पास होता क्या क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर बोलो मैग्नीट्यूड, ये न्यूमेरिकल वैल्यू की प्लस यूनिट, दिस इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इट कैरीज, ठीक है। ये तो कैसे स्केलर की बात जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद लिख लेते हैं वेक्टर्स के बारे में भी, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं वेक्टर्स की, ठीक है, वेक्टर्स के बारे में भी लिख लेते हैं। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which carries magnitude as well as directions, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या कैरी करता है वो? डायरेक्शंस को, ठीक है, एज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा सर, एक और बात लिखने से पहले,
क्या ऐसा भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है या ऐसा भी कोई टेंसर है जो स्केलर, यानी स्केलर में क्या हो गया मैग्नीट्यूड, वेक्टर में हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या इससे ज़्यादा भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैरी किया जा सकता है? क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है? जी हाँ है, ठीक है। हायर ऑर्डर टेंसर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस, इसके बारे में तुम पढ़ोगे जब इंजीनियरिंग में चले जाओगे। अभी एकदम निश्चिंत रहो, अभी ऐसा समझो बस दो ही चीज़ है दुनिया में, या तो वेक्टर है या तो वेक्टर नहीं है, और वो स्केलर है फिलहाल के लिए, ठीक, विच का इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये तो हो गया बेटा डेफिनेशन। अब इसकी बात करते हैं। तो इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी कि सिर्फ इतना क्राइटेरिया होने से वेक्टर नहीं हो जाता, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्राइटेरिया क्या क्या? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए उसके पास, थर्ड क्या होना चाहिए? बोलो बोलो। फॉलोज, अभी बताया था, फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जरूर 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 फॉलो होना चाहिए। वेक्टर लॉ होता है कि हम लोग समझेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है सर? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, और भी बहुत सारे हैं, फिलहाल के लिए इतना काफी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह बहुत चीजें, ठीक है। तो ये तो वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन, उसका क्राइटेरिया, ठीक है, और ये हो गया उसका एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे हो ना, ये इसका डिफरेंस, इसका कुछ बताओ ना। अंदर में क्यूरियोसिटी जाग रही है ना बार बार इसको सुन सुन करके कि सर ये क्या लिखे जा रहे, क्या लिखे। देखो एक एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे इसमें गेम चेंज हो सकता है। देखो सपोज करो एक बुक है जिसपे तुम लगा रहे हो 10 न्यूटन का फोर्स, उधर से तुम्हारा दोस्त लगा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। इस बुक के साथ फाइनल आउटकम क्या होगा? 10th में हम लोगों ने बेसिक फिजिक्स पे पढ़ी है। तुम यहाँ से 10 का फोर्स, तुम ऐसे समझ लो कि तुमने 10 गुना ताकत लगा दी, ठीक है। उधर से 20 गुना ताकत, तुम्हारी जितनी ताकत लेकिन 20 टाइम्स लग रही है। तो क्या होगा यहाँ पर? बेसिकली ओवरऑल कैंसिल होकर के ये इस बॉडी पे ऐसा लगेगा कि इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखो डायरेक्शन बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इस डायरेक्शन से दे रहे हो, वो इस डायरेक्शन से दे रहा है, फाइनली इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, ऐसा लगेगा। हो तो ये दोनों रहा है, बट लगेगा कैसा कि इस डायरेक्शन में इतना फोर्स, नेट फोर्स निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया वेक्टर, ये फोर्स था, फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं सर, आपने 11 12th में और 10th में भी, मतलब 12th तो आप पढ़ोगे लेकिन 10th में आपने पढ़ा है सर्किट्स के बारे में, ठीक है। ये सर बहुत ही प्यारी सर्किट जिसके पास ये बैटरी और रेजिस्टेंस है, और यहाँ से सर आप लोग निकाल देते हो प्लस माइनस लिख के करंट आई, करते हो V बराबर आई आर। तो ये जो करंट है सर, इसके पास मैग्नीट्यूड है क्या? हाँ है, मान लो 5 एम्पियर, हाँ ठीक है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है क्या? डायरेक्शन भी है सर, हाँ है। तो ये वेक्टर हो गया क्या? ठीक है, वेक्टर होना चाहिए करंट, नहीं। क्यों नहीं होगा ये सुन लो, याद रखना, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्दो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसका एकमात्र रीजन ये है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, ठीक है। कैसे सर? अब समझो, करंट में अगर बच्चों ऐसे ऐसे जा रहा और एक तार मिल गया, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, तो ये I1 प्लस I2 हो जाता बिंदास, बिना कुछ सोचे कितने एंगल पे तार था, कुछ नहीं उसको मतलब है। दो तार थे, दो अलग अलग कनेक्शन था, आके मिलेगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। जो पैरेलल में हम लोग बांटते तो फिर जोड़ देते थे, कोई मतलब नहीं कितने एंगल पे गया तार, कुछ नहीं, ठीक। लेकिन यहाँ पर सर गेम चेंज हो जा रहा, यहाँ पर डायरेक्शन मैटर कर रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ऐसे फोर्स लगा दूं नीचे से, तो अब सर कुछ और कहानी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 प्लस 20 प्लस 30 लिख दिया तो 50 न्यूटन 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। वरना इधर 10 और इधर 20 तो 30 हो जाता है ना, बट ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर I1 I2 मिलकर के I1 I2 चुपचाप बन जा रहा है, उसको मतलब ही नहीं है कोई एंगल वेंगल कोई भी चीज़, ठीक है। वहाँ पर एंगल का लॉ फॉलो हो रहा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ एडिशन में, जो अभी जस्ट आने वाला। फिलहाल के लिए दिस इज योर वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा नोट्स है, इसको लिख लो। इसके बाद चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लेना है, करंट वाला, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वाई? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लिख लेना इस बात को, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। कंप्लीट कर लो इसको, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरीके से लिखते हैं सर, लिखते हैं, और उसको ग्राफ में किस तरीके से शो करते हैं, इसकी बात करते हैं। ग्राफ हो या कॉपी में अगर तुमको डायरेक्शन दिखाना हो, लाइन बनाना तो कैसे। तो यार देखो, लिखने में सब बहुत सिंपल है। सपोज एक वेक्टर है तो ए लिखो और ऊपर में लगा दो एक एरो, ठीक है। एक एरो वाली लाइन लगा दो, दिस इज योर वेक्टर इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। मान लो ये इस डायरेक्शन में था, तो भी तुम लिखने का तरीका क्या हो गया, ए और उसके ऊपर में एरो, ठीक है।
दिस इज हाउ यू राइट द वेक्टर। बट अगर इसको शो करने की बात करें हम, ठीक है, डायग्राम वाइज शो करने की बात करें, पिक्चर में बनाने की बात करें, तो सर तब ये मायने रखता है कि किस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है। ठीक है, सपोज करो यहाँ से निकला और इस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा था। ठीक है, तो इसका जो, इसको कहते हैं हम लोग हेड या एरो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में एरो, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जहां पर एरो दिख गया वही तुम्हारा डायरेक्शन है वेक्टर का। ठीक है, इसको कहते हैं टेल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है और जहां पर जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो तुम्हारा हो गया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ना सर कि ये कहां तक जाएगा, कितना लंबा जा सकता है, सर ये डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पे। किस पे? मैग्नीट्यूड पे। यानी कि सर वेक्टर का जो लेंथ है वो उसका क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गया ग्राफिकली शो करने का, डायग्राम में शो करने का तरीका। टेल बनाओ, डायरेक्शन डालो, एरो बनाओ, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा एरो उस डायरेक्शन में तुम्हारा वेक्टर है, जितना लंबा लेंथ है उतना बड़ा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसका मतलब सर सपोज करो एक वेक्टर है ए जो कुछ इस तरीके का, और एक वेक्टर है बी जो कुछ इस तरीके का। ना इसका डायरेक्शन वगैरह सब सेम है, लेकिन ए और बी में एक फर्क है सर। देखो बी का लेंथ ए से ज्यादा है, अगर ए से ज्यादा लेंथ तो इसका मतलब सर बी का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा होगा। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, उसका लेंथ उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। अच्छा, फॉर एग्जांपल समझो, सबको डायरेक्शंस याद है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसका तरीका देखो क्या, सबसे सिंपल NESW। न्यूज होता है ना, न्यूज का थोड़ा सा चेंज है, ये NESW वाला न्यूज है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सपोज करो मैं तुमसे कहूं कि 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट में तुमको आगे बढ़ना है 5 किलोमीटर, तो तुम क्या करोगे? साउथ ऑफ ईस्ट 45 डिग्री, मतलब सर साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट को पकड़ो, ईस्ट से साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से साउथ कितना? 45 डिग्री। 45 डिग्री में तुम कितना आगे जाओगे? 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर आगे बढ़े। तो ये जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ टेल, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन, ये हो गया तुम्हारा लेंथ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर, समझ लो इसको ए वेक्टर। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स योर वेक्टर। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और इसका एंगल कितना को बचा? यहां से 45। अगर मैं साउथ ईस्ट बोल दूं, ठीक है, साउथ ईस्ट, अगर एंगल नहीं बोलो कि 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ छोड़ करके, अगर मैं तुमसे सिर्फ बोल दूं नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, इस बात को ध्यान रखना कि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वैल्यू 45 डिग्री हो जाती। कब? जब मैं बोलूं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो ऑटोमेटिकली 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता। अदरवाइज अगर तुमको कोई एंगल देना हो तो वो स्पेसिफाई करेगा, लाइक 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट या 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, कुछ भी इस तरीके से बताया जाएगा। एंड देन विल फॉलो अकॉर्डिंगली, जैसे क्वेश्चन बोलता हमसे। फिलहाल दिस इज हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, एनालिटिकली। ठीक है, और उसका लेंथ और उसका मैग्नीट्यूड का कनेक्शन मिल गया हमें। इसको जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद चलते हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का सबसे पहला एग्जांपल है, या सबसे पहला टाइप है, दैट इज इक्वल वेक्टर्स। सबसे फेमस एंड सबसे सिंपल एग्जांपल, दैट इज इक्वल वेक्टर्स। सर इक्वल वेक्टर्स क्या हो गई? ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन भी देखो, डायरेक्शन और वेक्टर का बहुत खतरनाक नाता। तुमने डायरेक्शन चेंज कर दिया और तुम सोचो कि सर अभी भी इक्वल है, नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है, अगर वेक्टर को इक्वल करना तो सबसे पहला चीज तो उसका डायरेक्शन ही देखना, बाद में कुछ और देखना उसके बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि 5 मीटर की दूरी पे यहां से इस डायरेक्शन में तुम्हारा दोस्त खड़ा, ये O है, ये A है, 5 मीटर की दूरी, और यहां से ठीक 5 मीटर की दूरी पे तुम्हारा दूसरा दोस्त खड़ा B। नो कहने को तो दोनों 5 मीटर की दूरी पे, दोनों ही डिस्टेंस बता रहे हैं, दोनों दूरी बता रहे हैं ना, दोनों 5 मीटर की दूरी पे है O से, लेकिन क्या दोनों सेम है? नहीं सर, नहीं। वेक्टर की बात करें तो नहीं, स्केलर वाइज दोनों सेम है, यानी डिस्टेंस दोनों का सेम है, डिस्प्लेसमेंट अलग है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग है। क्यों वेक्टर अलग है सर? क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन अगर थोड़ा सा बदल गया तो गेम खत्म। तो इक्वल वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नीट्यूड। तो देखो होगा, इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए, तो सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इसके साथ साथ सर सेम डायरेक्शन बहुत जरूरी। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम
डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों क्वांटिटीज हो जाते हैं और सेम यूनिट तो होना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तुम उठा करके मतलब डिस्टेंस को बोलो कि यार ये 5 मीटर, ये सर 5 मीटर पे है ए और ये 5 मीटर पर सेकेंड से बी जा रहा है, तो ये ए और बी सेम है क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, यूनिट्स तो सेम होने ही चाहिए, तो यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया पूरे हो जाते हो तुम बोलोगे वेक्टर्स इक्वल है। अच्छा, दो इक्वल वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं सर इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, जो दो वेक्टर्स अगर इक्वल है उनके बीच में जो एंगल होगा, उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स होंगे तो उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि डायरेक्शन सेम है यार। जब डायरेक्शन सेम है तो तुम उसके बीच में एंगल लाओगे कहां से? पॉसिबल ही नहीं है। ये आई कैप तो ये भी आई कैप, ये जे कैप तो वो भी जे कैप, चांस ही नहीं कि एंगल बदलना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर जानने के लिए सर हम लोग समझते एक बात को, देखो ये वेक्टर है मान लो ए, ठीक है, ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया, ये हो गया वेक्टर। अगर मैंने तुमको कहा था कि थोड़ा सा इसको घुमा दो तुम, तो अब ये ए नहीं, ये ए डैश हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम घुमाते जाओगे, एक टाइम पे यहां पहुंच जाओगे, फिर यहां पहुंचोगे, फिर तुम यहां पहुंचोगे, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको सपोज करते हैं हम लोग ए डैश। क्या ये इक्वल वेक्टर? नहीं सर, इसका डायरेक्शन अलग है, इक्वल नहीं हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही है बट डायरेक्शन अलग है। तो अब जो इसका डायरेक्शन है वो सर कंप्लीटली उल्टा है, यानी 180 डिग्री पे आया भाई, ठीक है। यानी ये सर जब भी पाई एंगल ट्रेवल कर जाएगा वेक्टर, अगर कोई वेक्टर पाई एंगल से तुम घुमा दो, किसी वेक्टर को लिख देता हूं, देखो किसी वेक्टर को पाई से घुमा दो, पाई एंगल से घुमा दो, तो क्या मिल जाएगा तुमको? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या कि सर डायरेक्शन उतना ही है। जैसे मान लो अगर ये इसका डायरेक्शन था 5 टुवर्ड्स ईस्ट, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो अब जो है 5 मीटर टू वेस्ट हो गया। ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट। अब तुम मान लो बाय कन्वेंशन कि ये डायरेक्शन तुम पॉजिटिव लेते हो, एक्स को, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो ना यार, एक्स माइनस वाई और वाई, ऐसे ही ग्राफ बनाते हो, तो ये उल्टा डायरेक्शन चल गया, यानी माइनस टाइम्स हो गया, यूनिट मैग्नीट्यूड उतना ही है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो गया? -5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना। पहला तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन यूनिट सेम, ठीक है, एंगल 0। इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? पाई, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, पाई से घूम जाता बेसिकली, ठीक है। ये हो गए दो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद चलते हैं तीसरे टाइप में। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है हमारा बच्चों पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। थर्ड टाइप क्या है? पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना। पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है सर? सपोज करो एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक वेक्टर है बी, और दोनों के बीच में जो थीटा है, दोनों के बीच में जो एंगल बना रहा है दैट इज 0 डिग्री। अच्छा, एंगल सर बना रहा है, ये कैसे पता करते हैं? एंगल ना अपना समझ लो एक बार। सपोज करो ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, ठीक है, दोनों अपने टेल से ज्वाइंट है। फिलहाल इस डायग्राम में दोनों टेल्स ज्वाइंट है। बोलेंगे सर इनके बीच में एंगल कितना? तो तुम बोलोगे सर मान लो दिस इज 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बच्चा? 300। टोटल सर्कल में एक पॉइंट पे कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए, तो ये 60 300 हो जाएगा। तो अब इसके पास दो एंगल है और बी के बीच में 300 भी और 60 भी, तुम कौन सा सही मानते हो? तो देखो इसमें क्या होता है, वेक्टर्स का एक रूल होता है, इस बात को लिख लेना, टेल से टेल को ज्वाइन करो, टेल से टेल को ज्वाइन करो, याद रखना टेल से टेल को। तो जो भी स्मॉलर एंगल होगा उसको काउंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस बात को अंडरलाइन भी कर लो, टेल से टेल और स्मॉलर एंगल। मतलब सर सबसे पहले तुमको ये इंश्योर करना कि दोनों का टेल्स ज्वाइंट हो। फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक वेक्टर ऐसे था ए और एक वेक्टर था बी, ठीक है, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, ठीक है, और ये एंगल दिया होता 120 डिग्री, ठीक है। अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि ए और बी के बीच में एंगल कितना,
तो कितना बोलोगे 120, ठीक है? नहीं, गलत। देखो वापस देखो, जस्ट अभी बताया था टेल से टेल और स्मॉलर एंगल, तो टेल से टेल तो ज्वाइंट ही नहीं है, माना कि स्मॉलर एंगल अभी यहां पर दिख रहा है, ये 240 है सर, पर ये टेल से टेल ही ज्वाइंट नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता इस क्वेश्चन का। पहले इसको क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। तो अब हम लोग एक और बात समझ लेते हैं कि वेक्टर के पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर को तुम कभी भी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, गिवन द कंडीशन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। लिखो इस बात को भी, आओ, वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर गिवन इट्स मैग्नीट्यूड and direction must not change। ये बात एकदम must not ही है, ठीक है? शिफ्ट तो कर दोगे लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो गया तो गेम खत्म हो जाएगा। तो तुमको ये ध्यान रखना कि दोनों चीज इनर्ट है, ठीक है? ये दोनों एकदम कंजर्व्ड होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है सर? ये होता बिकॉज वेक्टर की प्रॉपर्टीज है, वेक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? वेक्टर का अगर डायरेक्शन ये है तो तुम इसको यहां से देखो, वहां देखो, कहीं से पूछो, तुम अर्थ के बाहर जाके पूछोगे तो भी यही बोला जाएगा कि इसका डायरेक्शन ये है। कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे, डायरेक्शन नहीं बदलेगा वेक्टर का, ठीक है? ना ही मैग्नीट्यूड बदलेगा। तो वेक्टर का प्रॉपर्टी देने वाला कौन है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो दोनों चेंज नहीं हो रहा, तो वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये बात हम लोग क्या कर लिया, शिफ्ट कर सकते हम लोग वेक्टर को, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, बस उसको पैरेलल उसी के डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेंगे, यानी इसको ऊपर उठा के रख देंगे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे खेल सकते हैं, ठीक है? इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है? बट इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम लोग एक काम करते हैं सर, बी वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं इसी के डायरेक्शन में, थोड़ा सा ऊपर, इस बार टेल और टेल ज्वाइंट है बी का, ठीक है? अब क्या हो गया देखो, तो अगर ये 120 बच्चा तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, टेल से टेल ज्वाइंट है और बी के बीच में, और एंगल है 60 डिग्री। एंगल 360 काउंट करोगे, 60 काउंट करोगे, 300 काउंट करोगे, 60 ऑब्वियसली, यानी कि और बी के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, नॉट 120, नॉट 240, नॉट 300, बट 60 डिग्री। याद रहेगा, ठीक है? इस चीज को बहुत ध्यान रखना। अब चलते हैं वापस पैरेलल और एंटी पैरेलल की तरफ। तो ये तुमने सीख लिया सर, एंगल निकालना, वेक्टर्स को शिफ्ट करना। अब पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल वेक्टर सर वो हो गए जिनके बीच में एंगल 0 है सर। तो इसके पहले इक्वल वेक्टर भी तो आपने बताया था, फिर पैरेलल देने का नाम जरूरी क्या था? तभी इक्वल में यही चीज हो रही थी। तो पैरेलल और इक्वल में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस बच्चों मैग्नीट्यूड का था, ठीक है? मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ये था सर कि वहां पर उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए था। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड से कोई हमने बात लिखी नहीं, सिर्फ इतना लिखा कि एंगल 0 होना चाहिए, मतलब उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यों है, कितना है, जैसे ये 5 ये 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल है बट क्या इक्वल है? नहीं, इक्वल तभी होगा जब ये 5 और ये 5 हो जाए, ठीक है? मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और यूनिट भी। लेकिन पैरेलल होने के लिए सिर्फ इतना चाहिए कि थीटा 0 हो जाना चाहिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है? तो ये हो गई पैरेलल होने की कंडीशन। ना एंटी पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो तुम खुद समझदार हो यार, ये किसका था? पैरेलल वेक्टर्स का। एंटी पैरेलल तुम खुद बता दोगे मुझे, ठीक है? बोलो एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? सपोज करो ये ए है और ये बी है, ठीक है? तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? पाई, यानी नेगेटिव ऑफ वेक्टर के कंसेप्ट चलेगा। लेकिन वहां पर वेक्टर वही होता था, बस उसको एंगल पाई से हो जाता है। यहाँ दो अलग अलग वेक्टर्स हैं। बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। सेम यहाँ पर हो भी सकता बराबर और नहीं भी हो सकता। सर क्या इक्वल वेक्टर पैरेलल है हमेशा? हाँ सर है। अगर इक्वल है तो पैरेलल, लेकिन क्या पैरेलल है तो इक्वल है? नहीं कह सकते। सिमिलरली नेगेटिव है तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव है तो जरूरी एंटी पैरेलल, लेकिन एंटी पैरेलल जरूरी नहीं है कि नेगेटिव हो। ये एंटी पैरेलल तो पक्का सर, पाई डिग्री पे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंटी पैरेलल तो है। मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो नेगेटिव बोलेंगे, नहीं तो चुपचाप बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर सेम भी है, ठीक है? यहाँ पर पाई कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? पाई डिग्री, ठीक? पाई रेडियन। यहाँ पर थीटा 0, यहाँ पर पाई रेडियन, ठीक है? समझ में आया क्या? कॉपी कर लो सारी बातों को। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा कोलीनियर वेक्टर। सर कौन सा वेक्टर? कोलीनियर, ठीक है? कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर क्या सर? को मतलब सेम एक जैसा, ठीक है? और लीनियर मतलब पाथ या फिर लाइन, ठीक है? तो सेम लाइन पे जो वेक्टर्स होंगे बेसिकली उसको कहेंगे कोलीनियर। फॉर एग्जांपल सर ये बी है और ये ए है, दोनों का पाथ सेम है। देखो मैग्नीट्यूड वगैरह से हमको फर्क नहीं पड़ता, पाथ सेम होना चाहिए, यानी दोनों का जो
डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो हो सकता है कि दो वेक्टर इस तरीके से एडेड हो, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। कैसे होगा वो हम लोग समझेंगे, पर फिलहाल ए प्लस बी समझ लो। तो इन दोनों का जो अभी पाथ है, तो पाथ दोनों का सेम है, यानी कि दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, ठीक है, अलजेब्रिकली एक तरीके से। यानी अगर ये 3 और ये 5 है तो 8 बन जाएगा, अगर कोलिनियर पाथ सेम है तो फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर तो देखो कोलिनियर वेक्टर में बेसिकली क्या हो गया, 2 और मोर वेक्टर्स विथ सेम पाथ, ठीक है, दो से ज्यादा वेक्टर जिसका पाथ सेम हो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद समझते हैं ये हो गया, कॉपी कर लेना इसको, समझते को प्लेनर वेक्टर्स को, ठीक है। इसी के बाद दूसरा टाइप है इसी का, फोर्थ का पार्ट 1 पार्ट 2 को प्लेनर वेक्टर, ठीक है। को प्लेनर वेक्टर में क्या हो जाएगा बच्चा, को का मतलब सेम और प्लेनर का मतलब प्लेन, ठीक है। यानी जो दो वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो। प्लेन क्या होता है यार, एक्सिस समझते हो, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। जब दो एक्सिस मिलता है तो एक प्लेन बन जाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, ये बोर्ड, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दिस बोर्ड इज योर एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो को प्लेनर का मतलब हो गया ऐसे वेक्टर्स जो सिर्फ दो, मतलब किसी एक प्लेन पे लाई करते हो, जिनका प्लेन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल सर ये वेक्टर और ये वेक्टर, क्या ये को प्लेनर है? हाँ है। देखो कुछ लेना देना नहीं है दोनों का, फिर भी को प्लेनर है, ठीक है। क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर को प्लेनर है? हाँ है, सब है। एक तो मजे की बात अब ये समझ लो कि दो वेक्टर तुम जिंदगी में जब भी ड्रॉ करोगे तो वो को प्लेनर आएगा ही आएगा, ठीक है। दो वेक्टर तुम जब भी करके देख लो ड्रॉ, हमेशा को प्लेनर होगा। तुम z एक्सिस में, ये एक्स वाई एक्सिस है, तुम z एक्सिस में भी खींच के देख लो, ठीक है, z एक्स जेड में बना के देख लो। एक वेक्टर तुम यहां डालोगे, एक वेक्टर यहां डालोगे तो कोप्लेनर, एक वेक्टर यहां डालोगे, एक वेक्टर ये डालोगे तो z एक्स जेड एक्सिस में प्लेनर, हमेशा प्लेनर आ जाएगा, हमेशा। दो वेक्टर सर हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर, याद रखना इस चीज को, ठीक है। लेकिन सर क्या 3 वेक्टर के साथ भी ऐसा ही होगा? 2 तो ठीक है, 3 3 4 ज्यादा हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए तब नहीं कह सकते सर। तो पहले तो इसको लिख लो, 2 और मोर वेक्टर्स इन सेम प्लेन। प्लेन क्या हो गया? 2 एक्सिस का जो हम लोग बनाते मिला करके, ठीक है ना। 2 और मोर वेक्टर्स इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। अब एक पॉइंट इससे रिलेटेड, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, हमेशा। लेकिन 3 और मोर वेक्टर्स may और may not be कोप्लेनर, ठीक है। हो भी सकते और नहीं भी, ठीक है, डिपेंड करेगा। तो ये तो गया सर वेक्टर्स का, कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर का, ठीक है। इसको कर लो जल्दी से कॉपी। इसके बाद 2 टाइप और है, ठीक है। एक हो जाएगा कंकरेंट वेक्टर्स, एक हो जाएगा जीरो और नल वेक्टर, बस इसके बाद टाइप्स खत्म, ठीक है। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, चलते हैं कंकरेंट वेक्टर्स की तरफ, ठीक है। तो बात करते हैं कंकरेंट वेक्टर्स की। कंकरेंट वेक्टर्स क्या हो गया सर? ऐसे दो वेक्टर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। ये लाइन ऑफ एक्शन क्या सर, क्या बोल रहे हो? आओ समझते हैं। कौन सा था ये? 5 कॉनकरेंट वेक्टर्स। क्या बोला मैंने? ऐसे दो वेक्टर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल लाइन ऑफ एक्शन को देखो, समझते कैसे। समझो ये एक वेक्टर था बी और एक वेक्टर है ए। अगर मैं इस वेक्टर को एक्सटेंड करूं पीछे की तरफ, इसे भी एक्सटेंड करूं, देखो ये दोनों मीट कर रहे हैं। ये हो गया ए का लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया बी का लाइन ऑफ एक्शन। अगर दो वेक्टर्स के लाइन ऑफ एक्शन किसी कॉमन पॉइंट पर मीट कर जाए देन इट इज योर कंकरेंट वेक्टर्स, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर पैरेलल हो गए तो क्या कंकरेंट होंगे? सपोज करो ये एक वेक्टर है बी और ये एक वेक्टर है ए, क्या ये कंकरेंट होंगे कभी? देखो तो लाइन ऑफ एक्शन मीट करेगा? नहीं, ठीक है। तो अच्छा एक बात, अब 2 तो होंगे तो भी एक बहुत ईजी हो जाता है, 3 होंगे तब हम लोग को सर डिफिकल्ट हो जाएगा पता करना कि लाइन ऑफ एक्शन मीट करता है कि नहीं। लेकिन 2 में बहुत ईजी है, क्या करना? चुपचाप एक्सटेंड मार देना। तो लिख लो इसके बारे में, 2 और मोर वेक्टर्स
whose line of action meets at a common point, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंकरेंट वेक्टर, उसका एग्जांपल लाइन ऑफ एक्शन समझ गए क्या बोलते हैं, उसका पाथ बेसिकली, ठीक है। उसको एक्सटेंड करो, देखो कि उसका पाथ पीछे जाकर के टेल से टेल मैच कर रहा है क्या, ठीक है। टेल मैच कर रहा है, इसका मतलब आगे पीछे कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, वो कंकरेंट है, ठीक है। समझ में आया क्या। लास्ट है हमारा, लास्ट टाइप है जीरो वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर, जीरो या इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो या नल वेक्टर मतलब क्या हो गया, जिसके पास मैग्नीट्यूड नहीं, जीरो मैग्नीट्यूड ही नहीं है सर, क्या करिएगा उसके पास, डायरेक्शन हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड है ही नहीं। मतलब ऐसा है कि सर पता हमको किस डायरेक्शन में जाना, लेकिन जाना वो है ही नहीं, मतलब इस डायरेक्शन में तुम खड़े हो गए, मूव ही नहीं कर रहे हो, डिस्प्लेस ही नहीं हो रहे हो, वहीं खड़े खड़े घूम गए, डायरेक्शन है तुम्हारे पास, मैग्नीट्यूड नहीं है। बट यूनिट वेक्टर क्या सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इसका बहुत यूज आता है वेक्टर्स में। यूनिट वेक्टर इज बेसिकली, इसका नाम डायरेक्शन वेक्टर भी, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन वेक्टर। क्यों बोलते हैं ऐसा सर, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर, देखो इसका नाम से समझा रहा है, यूनिट मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बन रहेगा, फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड, हमेशा बन रहेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, और अगर वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर मैं मैग्नीट्यूड को 1 में फिक्स कर दूं, इसका मतलब ऑलमोस्ट एज गुड एज कि उसका मैग्नीट्यूड अब 1 हो चुका, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो अब इसके पास सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक है जो बदल सकती है, दैट इज योर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया तो अभी बदल क्या सकता है वेक्टर्स में, सिर्फ डायरेक्शन, और कुछ बचा ही नहीं। तो जैसे जैसे डायरेक्शन बदलेगा वैसे वैसे ये वेक्टर बदलेगा। फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर ये वेक्टर जैसे जैसे बदलेगा हमें पता चलता जाएगा वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है। तो अगर तुमको कभी डायरेक्शन निकालना हो तो तुम चुपचाप क्या कर सकते हो, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। निकालते कैसे वो आगे क्लास में आएगा, समझ में आया क्या। एक बार इसको कॉपी कर लो, इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। तो बात करते हैं अब हम लोग यार इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे। तो सर जीरो वेक्टर की बात करिए, जीरो और नल वेक्टर की कैसे लिखते हैं बच्चों, वेक्टर विच हैज वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ठीक है। जीरो मैग्नीट्यूड आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड उसका जीरो है लेकिन डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। अब जब मैग्नीट्यूड है नहीं तो क्या डायरेक्शन से मतलब करोगे तुम, ठीक है। ये तो क्या तुम्हारा जीरो वेक्टर। अब सेकंड पार्ट इसी का पढ़ना था, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन वेक्टर भी, ठीक है। क्या हो जाता है ये वेक्टर, दोज वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड एज 1 एंड ओनली डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन है, और उसके पास सिर्फ डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया ना एक तरीके से, वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है वो डायरेक्शन का कर रहा है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई से, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है फाई, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको फाई बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या सर, कैप से। जैसे मान लो ए वेक्टर है, अब ये कोई भी वेक्टर ना, इसके पास दो क्वालिटीज होती है वेक्टर के पास, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जब तुम मॉड के अंदर लिखते हो किस चीज को, वेक्टर को, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते, सर ए लिख दो, कैप कर दो। वेक्टर को कैसे लिखते थे हम लोग, ए के ऊपर एरो, यहां पर ए के ऊपर एक कैप लगा दो, दैट इज योर डायरेक्शन वेक्टर। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट यूनिट और डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब यहां से देखो, और इससे क्या हम लोग बता सकते हैं, हम लोग यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, देखो तो क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। कैसे हमने क्या किया बेसिकली बच्चों, तो हमने ये कहा सर कि अगर किसी वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड हम लोग छीन ले, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड 5 हो, 10 हो, √2 √3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, उसका मैग्नीट्यूड से छीन ले, तो जो बच जाएगा वो बचेगा डायरेक्शन, और वही डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे टाइप्स ऑफ वेक्टर यहाँ पर फिनिश, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, वेक्टर्स क्या होते हैं, उसकी नीड क्या थी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग जानेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन,
ठीक है, इन सब के बारे में। वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक बहुत ही यूनिक तरीका और बहुत मज़ेदार है, ठीक है। और अगर तुमने उसको सीख लिया तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, ठीक है, पूरा वेक्टर हो जाएगा तुम्हारे लिए बहुत आसान। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर से अटेंड करना एंड ऑल द बेस्ट।